गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आदर्श बाल निकेतन की आज की अपनी बीएसटी की जो पहली क्लास है उसमें आज अपन रिवीजन करेंगे चैप्टर नंबर 6 का, और छठा चैप्टर है मार्केटिंग। और मार्केटिंग का सामान्य भाषा में अपन इसको बोलते हैं विपणन। और विपणन को यदि अपन एक साथ समझें तो ये कह सकते हैं कि एक वस्तु का जो उत्पादन है, किसी भी वस्तु का उत्पादन और उस उत्पादन से पहले की सारी क्रियाएं प्लस वस्तु का उत्पादन करना और उसके बाद की सारी क्रियाएं मिला के एक साथ क्या कही जाती है? विपणन कही जाती है। कि मान लो अपन कोई भी वस्तु बनाना चाहते हैं, अपन ने व्यापार लगाया, कोई वस्तु बनाएंगे तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? बाजार से सूचनाएं इकट्ठा करेंगे कि जो वस्तु अपन बना रहे हैं वो बाजार में बिक सकती है या नहीं बिक सकती। तो वो भी किस में शामिल किया जाएगा? विपणन में शामिल किया जाएगा। फिर जो सूचनाएं अपने को मिली उन सूचनाओं के आधार पर अपन क्या करेंगे? अपनी प्लानिंग बनाएंगे कि मेरे को इस वजन की और इस कीमत की वस्तु तैयार करनी है। जो प्लानिंग की उसके अनुसार क्या करेंगे? वस्तु का उत्पादन करेंगे। उत्पादन करने के बाद उस वस्तु का अपन क्या करेंगे? विक्रय करेंगे। तो विक्रय भी अपने पढ़ा था कि एक आसान काम नहीं है। इसके लिए अपने को विज्ञापन भी करना पड़ता है, प्रचार भी करना पड़ता है, अलग अलग तरह के जो कार्य हैं, पैकिंग है, लेबलिंग है, वो सारे काम अपने को करने पड़ते हैं। तो विक्रय करने के बाद भी जो काम बच गए जिनको अपन क्या बोलते हैं? विक्रय बाद की सेवाएं, वहां तक मिला के एक साथ अपन उसको क्या कहते हैं? विपणन कहते हैं। तो इसकी सामान्य परिभाषा में अपन लिख सकते हैं कि विपणन से आशय वस्तु उत्पादन के पूर्व से लेकर उसके बेचे जाने के बाद तक की सारी क्रियाओं को अपन क्या कहते हैं? विपणन कहते हैं। तो चाहे तो यही परिभाषा लिख देना कि तो काम हम चेक नहीं करेंगे, काम बाहर से जो इन्फेक्शन चल रहा है वो चेक कर रहे हैं। तो पेपर भी करवाएंगे ही। पेपर तो अपने बेस पे है, कोई वो थोड़ी करवा रहे हैं। पेपर तो स्कूल कॉपियों के आधार पे। तो वो आप मैडम से बात करना, स्कूल वालों से। तो वो बात की बात है, वो देखना आप, वो आपका काम है। वो हमारा टेंशन थोड़ी है, वो आपकी टेंशन है ना। ठीक है, इसमें देखो है ना कि विपणन क्या कहते हैं? वस्तु उत्पादन के पूर्व से लेकर वस्तु बेचने तक की सारी क्रियाएं एक साथ मिलकर क्या कही जाती हैं? विपणन कही जाती हैं। उसके बाद में इसमें टॉपिक आता है कि जो विपणन अपन कर रहे हैं उसमें अपने को कौन कौन से कार्य करने पड़ते हैं, यानी कौन कौन से कार्यों को अपन क्या कह सकते हैं? विपणन कह सकते हैं। या मान लो अपने से ये पूछे कि आप एक विपणन करता हो, जैसे मान लो क्वेश्चन दे दिया पेपर में कि आप एक कंपनी में किस पद पे हो? विपणनकर्ता के पद पे काम कर रहे हो। तो वहां आपको कौन कौन से काम करने पड़ेंगे? ठीक है, या तो ऐसे पूछ ले या सीधा पूछ ले कि विपणन के कार्यों को बताओ, या आप ये पूछ ले कि एक विपणन अधिकारी होने के नाते आपके द्वारा कौन कौन से काम कंपनी में किए जाएंगे। तो किसी भी रूप में पूछ सकता है। तो अपने को क्या लिखने? विपणन के कार्य। तो सबसे पहला कार्य अपन क्या करते हैं? बाजार का विश्लेषण करते हैं, यानी व्यापार की जो संभावनाएं हैं उन संभावनाओं का पता लगाते हैं कि जो वस्तु अपन बनाने जा रहे हैं वो किस उपभोक्ता को अपन बेच सकते हैं, किस कीमत पे बेच सकते हैं, या जो वस्तु अपन बना रहे हैं उस वस्तु को उपभोक्ता किस कीमत पर खरीद सकता है। कि ये तो है नहीं कि अपन केवल एक उपभोक्ता वर्ग को ध्यान में रख के अपनी वस्तु बनाएं, कि इस्तेमाल उसको करने वाले क्या होंगे? सारे होंगे। कि पूरे मार्केट में बिकेगी तो पूरे मार्केट में उसको कोई भी खरीद सकता है। अब कोई भी खरीद सकता है तो खरीदने के लिए अपने पास क्या होनी चाहिए? सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए।
आय होनी चाहिए। अब आय सबकी एक समान नहीं होती है ना, कि कोई कम खरीदे कम पैसे कमाता है और कोई ज़्यादा कमाता है, तो उसको खरीदने की इच्छा तो सब रखते हैं, है ना, कि बाजार में जो भी वस्तु है उसका सबके मन में रहता है कि मैं भी क्या करूं, इस वस्तु का इस्तेमाल करूं। तो इसके लिए विपणन में क्या समाधान निकाला गया कि वस्तु को बड़ी इकाई के रूप में न बेचकर, पहले आप अपनी बातें कर लो, कि वस्तु को क्या करके बड़ी इकाई में न बेचकर क्या करना, छोटे छोटे टुकड़ों में बेचना। कि अंतिम उद्देश्य तो अपना क्या होता है, वस्तु का विक्रय होना चाहिए। ठीक है, तो मान लो अपन ये माने कि एक शैम्पू की बोतल है और कितने रुपए की आती है, 100 रुपए की। तो 100 या 150 रुपए की शैम्पू की बोतल हर उपभोक्ता नहीं खरीद सकता। तो इसके लिए कंपनी वालों ने क्या किया, उसके एक एक और 2-2 रुपए के क्या बना दिए, पाउच। तो 1 रुपए का पाउच तो हर व्यक्ति खरीद सकता है कि सबकी पहुंच में है। तो कंपनी का अंतिम उद्देश्य क्या होता है, बिक्री करना। तो उसका प्रोडक्ट तो बिक रहा है और उसके पास पैसे भी आ रहे हैं, है ना, और हर उपभोक्ता तक वो वस्तु भी पहुंच रही है। तो बाजार विश्लेषण में अपन क्या करते हैं, उन सारी संभावनाओं का पता लगाते हैं जो अपनी वस्तु के लिए उपयोगी हैं और जो अपनी वस्तु के लिए उपयोगी नहीं है ना, कि कैसे तो अपन वस्तु बेच सकते हैं और वो कौन से कारण हो सकते हैं जिनसे अपनी वस्तु नहीं बिकेगी। ठीक है, दूसरा है सूचना मिलने के बाद क्या करते हैं, विपणन नियोजन करते हैं, यानी अपनी प्लानिंग बनाते हैं कि जो सूचनाएं मिली कि अपने को इस तरह की वस्तु बनानी है, तो सोचने से वस्तु नहीं बनेगी, सूचनाएं प्राप्त होने से भी वस्तु नहीं बनेगी। उसके लिए अपने को प्लानिंग करनी पड़ेगी, कौन सी तो मशीनें चाहिए, किस कच्चा माल चाहिए, कैसे श्रमिक चाहिए, कौन सी अपने को पैकिंग रखनी है ना, कौन कौन से अपने को इसके लिए विज्ञापन के माध्यम अपनाने पड़ेंगे या प्रचार करना पड़ेगा। तो वो सारे कार्य किसमें किए जाते हैं, विपणन प्लानिंग में किए जाते हैं, यानी मार्केट प्लानिंग, कि अपनी वस्तु के लिए क्या बनाना, योजनाएं तैयार करना। ठीक है, और योजनाएं तैयार करने के बाद क्या किया जाता है, संचार कार्य। और संचार कार्य में एक ही कार्य अपन को पढ़ना है, कौन सा, विज्ञापन, है ना, कि कोई भी वस्तु बाजार में जब आती है तो उससे पहले क्या होती है, उस वस्तु के विज्ञापन पहले आने शुरू हो जाते हैं, है ना। और पहले आने का उद्देश्य क्या होता है कि जब तक वस्तु बाजार में आएगी तब तक उपभोक्ता को उनके बारे में क्या हो जाएगी, जानकारी मिल जाएगी। नहीं तो क्या होगा कि वस्तु बाजार में आ जाएगी और उपभोक्ता को पता ही नहीं चलेगा कि इस तरह से या इस नाम की कोई वस्तु आई है। और जब तक अपने को पता नहीं चलेगा अपन वस्तु खरीदेंगे क्या, नहीं खरीदेंगे, क्योंकि अपने को वस्तु की जानकारी नहीं है ना, कि कहाँ तो मिलेगी, कितने रुपए की मिलेगी, है ना, किस पैकिंग में मिलेगी। तो विज्ञापन कार्य क्या कहता है, वस्तु नियोजन के बाद किया जाता है, वस्तु बनाने से पहले, कि वस्तु जब तक बाजार में आएगी हर उपभोक्ता को उसके बारे में क्या मिल जाएगी, जानकारी होगी कि ये वस्तु बाजार में आ रही है, ये इसका उपयोग है, ये उसकी कीमत है। तो आते ही वो वस्तु क्या हो जाएगी, बिकनी शुरू हो जाएगी। चौथा, उत्पादन का रूपांकन और विकास, यानी उत्पाद को तैयार करना, है ना, कि उसका रूप और डिजाइन तैयार करना, कि इस फॉर्मेट में या इस डिजाइन में अपने को क्या करनी है, वस्तु का निर्माण करना है। ठीक है, उसके बाद में पांचवा इसमें बिंदु आता है बाजार वर्गीकरण ना। अब वर्गीकरण से आशय है कि एक बाजार में लाखों तरह के उपभोक्ता उपलब्ध हैं। ठीक है, जैसे महिलाएं, और महिलाओं की भी हजारों कैटेगरी है ना, पुरुष, उनकी भी हजारों कैटेगरी है ना, कि किसी को एक चीज़ पसंद है
किसी को दूसरी चीज़ पसंद नहीं है ना, कि एक को ये चीज़ पसंद है, दूसरे को वो चीज़ पसंद नहीं है। अब अपन एक वस्तु से सबको संतुष्ट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, यानी अपन बना तो एक ही वस्तु सकते हैं, है ना। अब ये थोड़ी है कि अपन ने हजारों ग्राहक हैं तो एक ही 1000 तरह की वस्तु बना दी, अपन वस्तु तो एक ही बना सकते हैं। तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, अपना एक क्राइटेरिया तैयार करना पड़ेगा कि अपन इनको ध्यान में रख के बनाएंगे, है ना, कि बाकी के जचे तो खरीदे, नहीं जचे तो कोई बात नहीं, है ना। अब जैसे मान लो महिलाओं के अपने को रेडीमेड गारमेंट्स बनाने हैं, ठीक है, फैक्ट्री लगाई, तो अपन क्या करेंगे, एक क्राइटेरिया तैयार कर लिया कि अपने को क्या बनाने हैं, फॉर्मल जो ड्रेस है वो बनानी है, ठीक है। अब तो जिनको पसंद है वो तो वैसे खरीदेंगी, और जिनको पसंद नहीं है अगर उनको पसंद आती है तो ठीक है, नहीं तो अपना मेन टारगेट क्या है, फॉर्मल ड्रेस बना के अपने को बेचनी है, किसी को लेना हो ले, नहीं लेना हो तो नहीं, है ना, कि एक साथ अपन सबको संतुष्ट नहीं कर सकते। अब किसी को फॉर्मल पसंद है, किसी को फॉर्मल पसंद नहीं है ना, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने बाजार का वर्गीकरण खुद को करना पड़ेगा कि अपन कौन से बाजार के लिए वस्तु बनाएं। उसके बाद में होता है परमापीकरण और श्रेणीयन। अब देखो परमापीकरण क्या होता है कि जो भी वस्तु अपन बना रहे हैं उसके सिर्फ अपन क्या कर सकते हैं, डिजाइन में, रंग रूप में वो परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी उनका जो पहले से परमाप यानी उसका जो माप चला आ रहा है उस माप में अपन क्या नहीं कर सकते, बदलाव नहीं कर सकते। और इसके लिए मैंने बताया था जूते वाला उदाहरण कि यदि अपने को जूते बनाने हैं तो निश्चित परमाप बाजार में उपलब्ध हैं, या तो 5 नंबर के बनेंगे या 6 नंबर के बनेंगे या 7 के, 8 के, 9 के, 10 के, यही बनेंगे, है ना, कि अपन उस परमाप को चेंज नहीं कर सकते। अब मान लो अपन ने बनाए कितने 5.25 नंबर के जूते बना दिए, तो आके अपने से कौन मांगेगा कि मेरे को 5.25 नंबर के जूते चाहिए, है ना, या मेरे को 5.5 नंबर के जूते चाहिए, है ना। और अपन बोलेंगे भी, मान लो अपनी दुकान पे वो हैं और अपन ने उसको बोला कि भाई जी 5.25 का जूता लेकर देखो, तो अगला अपने को क्या समझेगा, पागल समझेगा कि कोई 5.25 नंबर के जूते भी आते हैं क्या, है ना। तो परमाप जो पहले से है उसी परमाप पे यदि अपन वस्तु बनाएंगे तो अपनी वस्तुएं बिकेंगी, वरना अपनी वस्तुएं नहीं बिकेंगी। इसका दूसरा उदाहरण समझें कि अपने को मान लो क्या बनानी है, घड़ी बनाने का कारखाना लगाया अपन ने, तो उसमें अपन कितना टाइम दिखा सकते हैं, 12 बजे तक का दिखा सकते हैं। अपन उस घड़ी में कितने बजा दिए अपन ने, 13 बजा दिए, है ना। तो अपनी घड़ी बिकेगी क्या, नहीं बिकेगी, क्योंकि परमाप ही नहीं है ना। तो एक निश्चित जो परमाप बाजार में पहले से उपलब्ध है उसी परमाप के अनुसार अपने को क्या बनाना, वस्तु बनाना, वो तो हो गया परमापीकरण। और दूसरा होता है श्रेणीयन, कि अपने को अपनी वस्तु के लिए क्या करनी, ग्राहकों की एक श्रेणी तैयार करनी, यानी एक वर्ग विशेष के लिए वस्तुओं का निर्माण करना। जैसे छोटे बच्चों के कपड़े या छोटे बच्चों के जो उत्पाद आते हैं वो, है ना, तो उनका मार्केट क्या होता है, अलग होता है। महिलाओं के जो कपड़े हैं उनका अलग होता है, पुरुषों के जो कपड़े हैं उनका अलग होता है। तो अपन किसी एक में ही तो अपना व्यापार चला सकते हैं, सब में नहीं चला सकते। तो वो श्रेणी भी अपने को तय करनी होती है कि अपन किस श्रेणी के ग्राहकों के लिए क्या करें, वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करना चाहते हैं। उसके बाद में अगला है पैकिंग और लेबलिंग। अब पैकिंग का मतलब पता है कि किसी भी वस्तु को क्या करना, पैक करके बाजार में उपलब्ध करवाना, तो वो तो हो गई उसकी पैकिंग। अब पैकिंग होती है 3 तरह की ना, तो इसमें ये पूछ सकते हैं कि पैकिंग कितने प्रकार की होती है। 3 तरह की होती है। पहली तो होती है प्राथमिक पैकिंग। अब देखो प्राथमिक पैकिंग वो होती है जिसमें, पारस खड़ा हो जा, बाहर जा, बाहर जा, चल खड़ा हो जा। अभी मैंने क्या समझाया, मैं वहां खड़ा, वो नहीं दिख रहा, क्यों अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो। ये तो आते ही बहुत है।
तीन तरह की होती है पैकिंग। पहली प्राथमिक पैकिंग, कि जब तक वस्तु का इस्तेमाल पूरा नहीं होता तब तक वस्तु को उसी पैकिंग में रखना होता है, यानी अपन उसकी पैकिंग क्या नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। जैसे कोलगेट जिस ट्यूब में आती है तो वो क्या है, उसकी प्राथमिक पैकिंग है ना, कि अभी तो है नहीं कि अपन ने एक में से ट्यूब में से कोलगेट निकाल के दूसरी ट्यूब में डाल ली, है ना, वो तो अपन कर भी नहीं सकते। या माचिस है ना, कि जिस बॉक्स में आती है अपने को उसी में जनरली काम में लेते हैं। अगर वो बॉक्स खराब हो गया तो बात अलग है, यानी गीला हो गया या टूट गया तो अपन दूसरे में डाल सकते हैं, लेकिन काम में उसी में लेनी पड़ती है, यानी उसकी पैकिंग चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। दूसरी होती है द्वितीयक पैकिंग, है ना, जो प्राथमिक पैकिंग को सुरक्षित रखने के काम आती है ना, कि वही समझे अपन कोलगेट, तो कोलगेट की जो ट्यूब है वो तो हो गई प्राथमिक पैकिंग, और उसका जो बॉक्स आता है ना, वो हो गई द्वितीयक पैकिंग। और द्वितीयक पैकिंग क्या करती है, वस्तु की सुरक्षा की गारंटी देती है ना, कि द्वितीयक पैकिंग का, हाँ, कि द्वितीयक पैकिंग का कार्य मान लो पूछे थे अपने से, तो द्वितीयक पैकिंग का एक ही कार्य है कि वस्तु की सुरक्षा की गारंटी। अब मान लो अपन कोलगेट लेने गए 10 रुपए वाली, और उसका जो बॉक्स है यहाँ से खुला है, तो अपन लेके आएंगे क्या, नहीं लेके आएंगे, है ना, चाहे वो अगला वो कितना ही अपना दुकानदार जानकार हो, है ना, बोला भाई जी अभी अभी खुल गए मेरे कनी, तो भी अपन क्या करेंगे, नहीं लेंगे, क्योंकि वो खुला हुआ है। तो द्वितीयक पैकिंग क्या करती है, जो प्राथमिक पैकिंग है उसकी सुरक्षा की गारंटी है। और तीसरी होती है परिवहन पैकिंग, कि जिसमें वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए जो पैकिंग की जाती है, यानी ट्रांसपोर्ट के लिए जो पैकिंग की जाती है, या दर्जन के हिसाब से या ग्रूस के हिसाब से या कार्टून में या बॉक्स में जो भी पैकिंग की जाती है, वो क्या कही जाती है, परिवहन पैकिंग कही जाती है। ठीक है, तीन तरह की पैकिंग होती है। उसके बाद में अगला इसमें टॉपिक आता है, 8वां कार्य वो है वस्तु का ब्रांड तैयार करना, है ना, और इसको बोलते हैं ब्रांडिंग, कि वो वस्तु जो अपन सिर्फ नाम से खरीदते हैं वो क्या होती है, उसकी ब्रांड, यानी अपने को उसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, सीधा नाम लिया और अगला अपने को वही वस्तु निकाल के देगा, दूसरा वस्तु निकाल के नहीं देगा। ठीक है। उसके बाद में अगला आता है ग्राहक समर्थन सेवाएं। अब देखो 3 बार पूछा गया है ये प्रश्न कि ग्राहक समर्थन सेवाएं क्या होती है ना, कि ग्राहक समर्थन सेवाएं क्या होती है, कि जैसे मान लो एक वस्तु अपन ने बेच दी, ठीक है, तो बेचने के बाद अपना दायित्व क्या नहीं होता, समाप्त नहीं होता। हाँ, है ना, कि जैसे मान लो अपन ने एसी खरीदा या कोई बड़ा इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदा, तो दुकानदार का क्या दायित्व है कि वो उसको क्या करे, घर पे इंस्टॉल करके दे, पहला तो ये। ठीक है। अब मान लो, हाँ, अब मान लो अपन ने क्या खरीदा, डबल डोर फ्रिज खरीदा, ठीक है, घर पे ले आए, लाने के 6 महीने बाद वो क्या करने लगा, अच्छे से काम नहीं कर रहा है, यानी खराब हो। ठीक है। अपन ने दुकानदार को फोन किया कि भाई साहब जो था अपन फ्रिज लेके गया था वो खराब हो गो, आग अपन पहले पूछा बिल है के, है ना, हमने कहा हाँ बिल है। ठीक है। फिर उसने अपने को ये कहा कि हाँ आप दुकान पे ले आओ, ठीक कर देंगे। पॉसिबल है क्या, है ना, क्योंकि फ्रिज कोई छोटी चीज नहीं, मान लो टीवी खराब हो जाए तो ये अपन दुकान पे नहीं लेके जा सकते, है ना, वो तो डबल डोर फ्रिज है ना, तो उसको दुकान पे ले जाना संभव नहीं है। और उसके बजाय वो अपने को ये बोले कि हाँ आप 4 दिन रुको, इंजीनियर आएगा वो ठीक करके देगा, तो अपने मन में क्या होगी, संतुष्टि होगी। और यदि अपने से कोई पूछेगा कि भाई फ्रिज कठू लाए हो, तो आप क्या करेंगे, उसी दुकानदार का नाम बताएंगे, क्योंकि उसने अपने को क्या किया, अपने व्यवहार से संतुष्ट किया, विक्रय के बाद की जो सेवाएं थी वो अपने को उपलब्ध करवाई, है ना। अब चाहे 4 दिन के बजाय वो 1 महीने में आए तो भी अपन क्या करेंगे, इंतजार करेंगे। और अगले एक दिन है कि नहीं उड़ा लिया हो, तो आप 4 तो दिन सुनाओगा, है ना, और दूसरों को भी क्या बोलेंगे कि बी की दुकान पर मना जाओ, है ना। अब देखो होती क्या है, ग्राहक समर्थन सेवाएं वो होती है जिनके आधार पर एक व्यापारी अपने विक्रय को अधिकतम करने का प्रयास करता है, यानी यदि वो अपना काम करके देगा
तो अपन 2 को और बताएंगे तो उसकी बिक्री तो बढ़ेगी। जैसे विक्रय बाद की सेवाएं प्रदान करना, ग्राहकों की शिकायतों को दूर करना, तकनीकी सेवाएं प्रदान करना, ये सारी क्या कही जाती हैं? ग्राहक समर्थन सेवाएं कही जाती है। उसके बाद में सारा कर लिया। अब ग्राहक समर्थन सेवाएं जो दी जाती हैं वो कोई अपने को मुफ्त में थोड़ी मिलेंगी, है ना, मुफ्त में नहीं मिलेंगी। कंपनी क्या करेगी? उनका चार्ज पहले अपने से वसूलेगी। कि वो क्या करेगी? अपने से चार्ज लेगी और वो चार्ज किस में जोड़ेगी? वस्तु के मूल्य में पहले ऐड करेगी। कि जो भी वस्तु का मूल्य तय किया जाता है वो कैसे तय होगा? सबसे पहले अपन क्या जोड़ेंगे उसमें? जो लागत है, यानी जो खर्चा आया वो। उसके बाद में श्रम, उसके बाद में टैक्स, अपना लाभ, और जो विक्रय बाद की सेवाएं अपने को देनी पड़ सकती हैं वो सेवाएं, सारा जोड़ के अपन क्या करेंगे? वस्तु का मूल्य निर्धारित करेंगे, है ना। कि उसमें वस्तु की लागत भी जुड़ेगी, जो श्रम है वो टैक्स भी देने पड़ेंगे, जो अपना लाभ अपने को लेना है वो भी, विक्रय बाद की सेवाएं हैं, परिवहन है, पैकिंग है, वो सारा जोड़ के अपन क्या करते हैं? वस्तु का मूल्य निर्धारित करते हैं कि अपने की जो 10 रुपए में वस्तु अपन ने लागत में बनाई वो अपने को कितने में बेचनी पड़ेगी? 30 रुपए में बेचनी पड़ेगी। तो हाँ, हाँ। वो परिस्थिति देखी जाती है कि क्या खराब हुआ है, तो अब कोई पार्ट्स डलेगा तो वो पैसे लेगा ही। हाँ, 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 कोई माइनर मिस्टेक है तब तो लेगा नहीं, और मान लो उसका कोई बड़ा पार्ट्स खराब हो गया तो लेगा ही। अब पार्ट्स अपने पास से थोड़ी डाल के देगा, है ना। कि जो छोटी मोटी मिस्टेक है, मान लो कोई वायर लूज हो गया या लाइट नहीं जल रही, वो तो वो कर देगा। अब मान लो उसका जो गैस किट आती है जिसमें गैस डलते हैं, हीलियम गैस डलती है, वो खराब हो गया तो वो अपने पास से थोड़ी डाल के देगा, उनके तो पैसे लेगा ही, है ना। उसके बाद में देखो मूल्य निर्धारित करेंगे, और मूल्य निर्धारित करने के बाद क्या बचता है? वस्तु को बेचना, यानी उसका विक्रय करेंगे बाजार में। और विक्रय के लिए भी क्या करना पड़ेगा? कि वस्तु अपन एक जगह विशेष पे बनाएंगे, यानी ये तो है नहीं कि पूरे भारत में अपन वस्तु बनाएंगे। एक जगह विशेष पर समीर, साकिब क्या कर रहा है? नहीं, कुछ तो कर रहा है, इसको बैग में रख, है ना। कि वस्तु अपन एक जगह बनाएंगे और उसके ग्राहक क्या होंगे? पूरे देश में फैले होंगे या पूरे स्टेट में फैले होंगे। तो हर ग्राहक तक क्या करना? वस्तु को पहुंचाना। और वो किसकी मदद से पहुंचाएंगे? परिवहन के साधनों की वजह से पहुंचाएंगे। कि यदि अपने पास परिवहन के साधन उपलब्ध हैं तो अपन हर उपभोक्ता तक वस्तु पहुंचा सकते हैं, और परिवहन के साधन उपलब्ध नहीं है तो उनको क्या नहीं कर सकते? हर उपभोक्ता तक नहीं पहुंचा सकते। उसके बाद में अगला इसमें कार्य आता है, वस्तु को क्या करना? संग्रह करना, ना। संग्रह से मतलब कि कई वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका उत्पादन एक समय विशेष में ही किया जाता है ना, लेकिन उनकी मांग क्या होती है? पूरे वर्ष भर बनी रहती है ना। कि पूरे वर्ष भर वो बिकती हैं, लेकिन उत्पादन क्या होता है? केवल एक समय विशेष पे ही किया जा सकता है। जैसे सब्जियां, अनाज, चावल, है ना, चीनी, गुड़, है ना, इनका उत्पादन क्या किया जा सकता है? एक निश्चित वर्ष पर या एक निश्चित टाइम पर। कि जैसे मान लो अपने को अनाज की कंपनी है तो अपन पूरी साल गेहूँ थोड़ी उगा सकते हैं, पूरी साल चना नहीं उगा सकते, लेकिन उनकी मांग तो पूरी साल बनी रहती है। ऐसे मान लो अपनी चीनी की फैक्ट्री है तो अपन पूरी साल चीनी थोड़ी बना सकते हैं, नहीं बना सकते, क्योंकि कच्चा माल जो गन्ना है वो तो सीजन में ही उगेगा, तो उसी सीजन में अपन क्या कर सकते हैं? चीनी बना सकते हैं। बाकी तो अपने को क्या करनी पड़ेगी? उसका स्टॉक करके रखना पड़ेगा। और जैसे जैसे बाजार में मांग बढ़ती रहेगी या
वैसे वैसे अपन क्या करते रहेंगे, उस स्टॉक में से अपनी वस्तु का विक्रय करते रहेंगे, है ना, कि वस्तु बना के रख ली और धीरे धीरे उसका क्या करते रहेंगे, विक्रय करते रहेंगे। अगला टॉपिक आता है इसमें वित्त व्यवस्था करना। अब वित्त व्यवस्था तो अपन इतना लास्ट में आके देखें कि अपन ने सारा काम कर लिया, वस्तु बना ली, उसकी परिवहन भी कर ली, उसकी पैकिंग भी कर दिया, उसको बेच भी दिया, तो अब वित्त व्यवस्था की आवश्यकता क्यों है ना। तो इस वित्त व्यवस्था को क्या कहते हैं, प्रस्थापन वित्त। क्या कहते हैं इसको, प्रस्थापन वित्त कहा जाता है। कि जैसे मान लो वस्तु अपन ने बना ली और अपने पास कितने रुपए थे, 30 लाख रुपए थे, वो 30 लाख रुपए अपन ने किस में लगा दिए, वस्तु बनाने में लगा दिए, ठीक है, उसको बाजार तक पहुंचा दिया, यानी सारा काम कर लिया, उसका विज्ञापन भी कर लिया, उसको पैकिंग भी कर दिया, उसको बाजार तक पहुंचा भी दिया, 30 लाख रुपए अपने तो उसमें खर्च हो गए। अब इस बात की क्या गारंटी है कि जैसे ही अपनी वस्तु बाजार में आएगी, आते ही उसका क्या हो जाएगा, विक्रय हो जाएगा, है क्या कोई गारंटी, नहीं है। अब मान लो वस्तु को बिकने में कितने दिन लग गए, 6 माह का टाइम लग गया, कि 6 महीने तक अपनी वस्तु बिकी ही नहीं। अब 6 महीने तक अपनी वस्तु नहीं बिकी, तो नहीं बिकी तो अपने पास क्या नहीं आएगा, पेमेंट नहीं आएगा, यानी पैसे नहीं आएंगे। अब पैसे नहीं आएंगे तो अपने व्यापार के जो खर्चे हैं, यानी जो दैनिक खर्चे, वो रुके रहेंगे क्या, उनको तो अपने को चुकाना पड़ेगा, है ना। कि जो भी सामान्य व्यापार के खर्चे हैं, जो दैनिक खर्चे होते हैं, जैसे मान लो टेलीफोन का बिल है, पानी का बिल है, और भी जो खर्चे हैं, उनको तो अपने को चुकाना पड़ेगा। तो उनको चुकाने के लिए भी अपने पास क्या होना चाहिए, थोड़ी बहुत पूंजी उपलब्ध रहनी चाहिए, है ना। कि यदि वो नहीं होगा तो अपने क्या बढ़ते जाएंगे, लेनदार व्यापार में बढ़ते जाएंगे, और जितना भी अपने को वस्तु विक्रय से लाभ मिलेगा, वो लाभ कौन ले जाएंगे, लेनदार ले जाएंगे, तो अपने पास तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो व्यापार के जो भी दैनिक खर्चे हैं, उन खर्चों को पूरा करने के लिए अपने पास क्या होना चाहिए, प्रस्थापन वित्त की उपलब्धता होनी चाहिए। अगला है जोखिम उठाना, है ना। विपणन का अंतिम कार्य है जोखिम उठाना। कि विपणन एक ऐसा कार्य है जिसमें अनेक प्रकार के जोखिम रहते हैं, क्योंकि वस्तु बनाने से उसको बाजार में बेचने तक कहीं भी क्या हो सकती है, व्यापार में हानि हो सकती है। कोई भी कारण हो सकता है कि मान लो अपना माल है, वो बीच में चोरी हो गया, या एक्सीडेंट में टूट फूट गया, या बारिश से खराब हो गया, है ना। तो उन सब के लिए भी क्या होना चाहिए, अपने पास पर्याप्त साधन उपलब्ध होने चाहिए। और व्यापार में जोखिम से बचने का एक ही साधन है, क्या है, बीमा। कि अपन क्या करें, अपने व्यापार का जो इंश्योरेंस है वो करवा के रखें, ताकि कोई भी ऐसी परिस्थिति हो जिसमें अपने को किसी भी प्रकार की यदि हानि की संभावनाएं हो, तो उससे अपन क्या कर सकें, हानि से बचाव का प्रयास कर सकें। हाँ, अब बता पारस, मैंने क्या समझाया आज, हाँ इन्हें बंद कर दी, क्या समझाया आज समीर, क्या समझाया मार्केटिंग में। नहीं, ये जो सारे अपन टॉपिक पढ़े हैं, ये टॉपिक किस लिए पढ़े हैं, क्या इसका मेन टॉपिक था। हाँ, कि अपन ने जो भी ये इतने सारे पढ़े हैं, ये किससे जुड़े हुए हैं, क्या होता है विपणन, क्या कार्य है, व्यापार चलाने को विपणन, जैसे मान लेते हैं, ऐसे ये पूछे कि विपणन की परिभाषा लिखो, तो क्या लिखे। अब मैं तो बता दिया आधे घंटे से, मैं वही बता रहा हूँ, इतनी देर में दिखाऊं आधे घंटे, तो वही बताया कि मैंने विपणन क्या होता है। अब तू बता, एक ही लाइन में बता दे, है ना। कि मैं तो 30 मिनट बताया हूँ, तो सिर्फ 30 सेकंड बता दे कि विपणन क्या होता है, कर देना चाल बुक में, है ना, बता।
अब देख ले तेरी हालत, 30 मिनट सुन के तू 30 सेकंड नहीं बोल सकता। 30 मिनट सुना है ना पूरे, है ना, और मैं सिर्फ 30 सेकंड बोलने के लिए कह रहा हूँ कि जो मैंने विपणन पे बताया ना, इसको तू 30 सेकंड बोल के बता दे मेरे को कि क्या बोला है ना, सिर्फ 30 सेकंड, है ना, कि ये हेमंत यहाँ से यहाँ तक एक चक्कर लगा के आएगा ना, इतनी देर में 30 सेकंड हो जाएंगे, सिर्फ इतनी सी देर बोलना है। बताते आने का कोई फायदा है क्या क्लास में? नहीं है ना, तो बता है क्या कोई फायदा? तो फिर यहाँ बैठ के क्यों अपना टाइम खराब करे? तो खुद सोच के देख, 30 मिनट तूने पूरा सुना है ना, तू और तो छोड़, दूसरे से तेरे को क्या करना है, तू लिख के आएगा वो तेरे काम आएंगे, ये लिख के आएगा ये फेल होएगा, ये लिख के आएगी ये फेल होएगी, तू लिख के आएगा तो तू पास होएगा ना, है ना, ये लिख के आएगा उससे तू पास थोड़ी होएगा, या वो लिख के आएगी उससे तू पास थोड़ी होएगा, तू तो जो तू खुद लिख के आएगा उससे तो पास होएगा, है ना। अब बता, तू आधे घंटे सुन के सिर्फ 30 सेकंड नहीं बता सकता, ना, और पैसे पूरे लगेंगे, लगेंगे ना, ये तो है नहीं कि तू नहीं सुनेगा तो तेरे को फीस नहीं देनी पड़ेगी, वो तो देनी ही पड़ेगी, है ना, बोर्ड फीस है वो भी देनी पड़ेगी। तो फिर आता है तो कम से कम कुछ तो पढ़ के तो जाया कर।